देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। अमेरिका ने बुधवार को मध्य पूर्व के देशों से अमेरिकी सैन्य कर्मियों के परिवारों को वापस आने की अनुमति दी है। अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड मंगलवार को न्यूयॉर्क में दोपहर के कारोबार में अपने स्तर से 5% बढ़कर $70 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। अमेरिका के वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ने भी तेजी दिखाते हुए अप्रैल के बाद अपने उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा है। कच्चे तेल की कीमतों में उस समय उछाल देखने को मिला जब कुछ घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया था कि ईरान के साथ परमाणु समझौते को लेकर चल रही बातचीत सफल होने की उम्मीद कम है। राष्ट्रपति ट्रंप ने गैर अनिवार्य स्टाफ की वापसी की पुष्टि करते हुए कहा था कि अमेरिकी कर्मी मध्य पूर्व छोड़ रहे हैं। ये खतरनाक जगह हो सकती है। हम देखते हैं क्या होगा। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर कूटनीति विफल रही तो वह ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए सैन्य विकल्पों पर विचार करेगा। अमेरिका के साथ ही इसराइल ने भी ईरान के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी है। ईरान दशकों में अपने सबसे कमजोर स्थिति में है और ऐसे में इसराइल के पास हमला करने का एक अवसर है। वहीं ईरान के रक्षा मंत्री ने बुधवार को कहा कि उनका देश किसी भी हमले के जवाब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बिना किसी हिचकिचाहट के निशाना बनाएगा। इन बयानों के बाद तेल बाजार पर सीधा असर पड़ा। आपको बता दें कि ईरान को नए परमाणु समझौते के लिए तय किया गया समय गुरुवार को समाप्त हो रहा है। ट्रंप ने इस समझौते के लिए ईरान को 60 दिन का समय दिया था। कांग्रेस ने गुरुवार को दावा किया कि भारत को अमेरिका से 3 बड़े कूटनीतिक झटके लगे हैं, जो लगातार भारत और पाकिस्तान को एक साथ जोड़कर देख रहा है और मोदी सरकार की विदेश नीति विफल रही है, क्योंकि यह घरेलू राजनीतिक विचारों से प्रेरित है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिका के हालिया बयान एक चुनौती और चेतावनी दोनों हैं और इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, जब प्रधानमंत्री की रुचि केवल विभाजनकारी राजनीति खेलने में है। अमेरिका लगातार ऐसे बयान दे रहा है जिसका मतलब यही लगाया जा सकता है कि वह भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे से जोड़ रहा है। इस बीच कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाने की अपनी हट छोड़ देनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि दशकों की कूटनीतिक प्रगति को इतनी आसानी से कमजोर नहीं होने दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि खबर है कि अमेरिकी सेना दिवस यानी 14 जून के अवसर पर वाशिंगटन डीसी में आयोजित कार्यक्रम में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को आमंत्रित किया गया है। कूटनीतिक और सामरिक दृष्टि से यह खबर भारत के लिए बड़ा झटका है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा मोदी सरकार के 11 साल की आलोचना करने पर कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सही बात कही है। अगर झूठ बोलने के लिए नोबेल पुरस्कार देने की कोई योजना होगी तो केवल एक ही नाम सबसे ऊपर उभर कर आएगा, हमारे देश के पीएम मोदी का। वह झूठ के आधार पर 11 साल से सत्ता में हैं। उन्होंने देश को क्या दिया, लोगों को क्या मिला? बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से विफल हो गई है, आतंकवाद बढ़ रहा है, पाकिस्तान हमें चुनौती दे रहा है। संजय राउत ने पूछा कि आपने 11 साल में क्या किया? देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने गुरुवार सुबह मुंबई के एक होटल में मुलाकात की। पीटीआई के एक रिपोर्ट के मुताबिक यह मुलाकात शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ चुके चचेरे भाई राज ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख हैं, के बीच सुलह की अटकलों के बीच हुई है। लॉस एंजल्स में बुधवार को कर्फ्यू हटाए जाने के बाद शांति है, लेकिन अन्य शहरों में अभी भी विरोध प्रदर्शन होने की आशंका है। लॉस एंजल्स में अब तक 400 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 330 को अवैध प्रवास के लिए और 157 लोगों को कर्फ्यू का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया गया। इसमें से एक पर पुलिस अधिकारी की हत्या का प्रयास करने का भी आरोप है। इसके अलावा संघीय अभियोजक ने अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों पर पुलिस अधिकारियों पर कॉकटेल फेंकने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय लॉस एंजल्स में शांति बनाए रखने के लिए 4000 नेशनल गार्ड और 700 मरीन तैनात किए गए हैं।
कांग्रेस नेता नाना पटोले ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि पहलगाम में 26 महिलाओं का सिंदूर मिटा दिया गया और इसके लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का अभी तक पता नहीं चला है। व्यापारिक हितों के लिए ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया था। ट्रंप ने 1 दर्जन बार कहा था कि दोनों देशों के साथ व्यापार बंद हो जाएगा, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया। यह उनके इशारे पर किया गया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल वैसा ही था जैसे बच्चे कंप्यूटर रूम में वीडियो गेम खेल रहे हो, यह उससे ज्यादा कुछ नहीं था। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ किए गए पनडुब्बी सौदे की अमेरिका ने समीक्षा शुरू कर दी है। अमेरिका ने कहा है कि यह सुरक्षा समझौता उसके अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के अनुसार होना चाहिए। इस त्रिपक्षीय समझौते को चीन की बढ़ती शक्ति के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से अपनी पहली परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने पिछले वर्ष अपनी समीक्षा की थी। दोनों देशों ने अमेरिकी जांच को सामान्य मानते हुए कहा है कि नए प्रशासन का सौदे का पुनर्मूल्यांकन करना स्वाभाविक है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया पर अपना सैन्य खर्च जीडीपी के 2% से बढ़ाकर 3.5% करने का दबाव बनाए हुए है और अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने इस बात का विरोध किया है। करीब 176 बिलियन पाउंड के समझौते पर साल 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। उस समय तीनों देशों के अलग अलग नेता इसमें शामिल थे। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने मीडिया को बताया कि विभाग ऑक्स की समीक्षा कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले प्रशासन में किया गया यह सौदा अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के अनुसार है। गजा के अस्पतालों ने बताया है कि सहायता सामग्री लेने के प्रयास में कई फिलिस्तीनी मारे गए हैं। शहर के 2 अस्पतालों ने बताया कि इस्राएली हमले में बुधवार की रात 25 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल के मुताबिक इस्राएली सैन्य क्षेत्र नेत्जारिम कॉरिडोर में यह घटना उस समय हुई जब एक काफिला अमेरिका और इस्राएल समर्थित गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के खाद्य वितरण स्थल पर आटा लेकर जा रहा था। हमास की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा है कि इस्राएली सेना ने गोलीबारी की है और ऐसी भी खबरें हैं कि लोगों को ट्रकों से कुचल दिया गया। वहीं इस्राएली सेना ने बताया है कि संदिग्धों के पास आने पर सैनिकों ने चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई थीं। इसके अलावा खान यूनिस स्थित एक अस्पताल ने बताया है कि दक्षिण में राफा में जीएचएफ स्थल के निकट इस्राएली गोलीबारी में 14 अन्य लोग मारे गए हैं। वहीं इस्राएली सेना ने कहा है कि वह राफा से मिल रही रिपोर्ट की जांच कर रही है। इतना ही, बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.